हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 1, उसका जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका जो सम है वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 की जो एग्ज़ाम थी उसमें जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था रेसिडेंशियल स्टेटस का, वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आए। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी रहती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें ये रेसिडेंशियल स्टेटस का जो हमारा चैप्टर है उसमें यहाँ पर एक्सरसाइज में 8 नंबर का जो सम है वो हमें 2018 में ही पूछा गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या बताया है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें बताया है कि श्री एच के देसाई इज कैनेडियन सिटीजन सिंस लास्ट 14 ईयर्स। He visits Ahmedabad city in India every year and stay in Ahmedabad for few months. ओके, तो ये जो एच के देसाई है वो 14 ईयर्स से कैनेडियन सिटीज़न है एंड वो हर साल अहमदाबाद सिटी की विज़िट करता है इंडिया में। ओके, एंड अहमदाबाद में कुछ मंथ्स के लिए यहाँ पर स्टे करता है। फिर यहाँ पर मैं बताया है कि डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर फॉलोइंग 3 ऑप्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग वाज टू बी डन बाय हिम सो दैट ही कुड हैव बीन रिड्यूस हिज टोटल टैक्सेबल इनकम। ओके, तो यहाँ पर हमें ये जो 3 कंडीशन दी है उसके ऊपर से हमें यहाँ पर एच के देसाई का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना होगा एंड उसे किस तरह की टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए ताकि उसका जो टैक्स है वो सेव हो सके। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। तो उससे हमें यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस जो है एच के देसाई का वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। तो फर्स्ट हम इतने यहाँ तक ये जो 3 कंडीशन है यहाँ तक हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते, इसके बाद हम फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो यहाँ पर इसके अगले वीडियो में हमने जैसे डिस्कशन किया था वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। तो इससे हमें यहाँ पर पता चलेगा जो एच के देसाई है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो यहाँ पर हमें 3 कंडीशन दी गई है। तो फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो इफ़ ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून एवरी ईयर। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड में दिया है, तो सेकंड में मई, जून एंड जुलाई दिया है। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर बताया है कि इफ़ ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 1 मई टू 15 अगस्त एवरी ईयर। ओके, तो यहाँ पर ये जो 3 कंडीशन है वो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मेट है जो हमारा कॉमन फॉर्मेट है वही मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पर राइट डाउन की है। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड कंडीशन एंड यहाँ पर थर्ड कंडीशन। एंड उसके अंदर भी हमने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए हैं, एक डेज की एंड एक येस और नो, ताकि हमें ये पता चले कि इसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो क्या है। तो अगर आप इस तरीके से ये जो फॉर्मेट है वो ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ही फॉर्मेट में तीनों 3 कंडीशन का आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ये सेपरेट तीनों का फॉर्मेट बनाना रहेगा। तो अगर आप ये एग्ज़ाम में ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए ये टाइम सेवर होगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पर हमें बताया है कि स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। ओके, तो ये जो एच के देसाई है वो 3 मंथ के दौरान यहाँ पर इंडिया में स्टे करता है। ओके, तो फर्स्ट हम इसका जो डेज है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें अप्रैल, मई एंड जून बताया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल, मई एंड जून। तो अप्रैल में यहाँ पर कितने डेज होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 30 डेज, यहाँ पर होता है 31 एंड जून में यहाँ पर होता है 30 डेज। तो यहाँ पर इतने दिनों तक स्टे किया तो इसका हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो टोटल होगा 91 डेज। तो उसने यहाँ पर एवरी ईयर 91 डेज तक इंडिया में स्टे किया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। ओके,
तो यहाँ पर हमें ये बताया है कि जो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज तक स्टे किया है या नहीं। तो यहाँ पर एवरी ईयर कितने डेज तक किया उसने स्टे किया है, तो 91 डेज। ओके, तो 91 है वो 182 से कम है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नो। ओके, तो ये जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, इसीलिए हम यहाँ पर नो लिखेंगे। देन उसके और में क्या कंडीशन है, तो उसके और में फर्स्ट कंडीशन है वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। ओके, तो यहाँ पर ये बताया है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर उसने स्टे किया है कि नहीं। तो एवरी ईयर कितना स्टे किया है, तो 91 डेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 91 डेज। तो ये जो 91 डेज है वो 60 डेज से ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पर येस लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन है वो हमारी फुलफिल हो रही है। एंड इसके एंड में है ही हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग 4 PPY। 4 PPY यानी क्या हुआ, तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़कर बाकी के जो ईयर हमें दिए गए हैं उसको हम यहाँ पे PPY बोलते हैं, यानी कि प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। ओके, तो यहाँ पर है 365 डेज ड्यूरिंग 4 PPY। तो एक ईयर में जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें 91 डेज तक स्टे किया। ओके, तो यहाँ पर हम 91 डेज को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो इसका हम इंटू में करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 364 डेज। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया 365 डेज, बट उसने यहाँ पर स्टे कितना किया, तो 364 डेज। ओके, तो ये जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नो। फिर आगे हम सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, तो वह ही हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 ईयर इन PPY। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया है कि 7 PPY में 730 डेज तक उसने स्टे किया है कि नहीं। ओके, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लास्ट ईयर हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसमें कितने दिन तक उसने स्टे किया है एवरी ईयर, तो 91 डेज। ओके, तो 91 डेज इंटू में करेंगे 7 यहाँ पर हम इंटू में क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बुक में बताया है कि 14 ईयर्स से वो कैनेडियन सिटीज़न है। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 ईयर्स से एवरी ईयर वो इंडिया में स्टे करने के लिए आ रहा है। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर 7 ले सकते हैं। अगर यहाँ पर 14 की जगह पर यहाँ पे 6 ईयर होता तो हम यहाँ पर 7 नहीं लिख सकते। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन है वो समझ में आया होगा। तो इन दोनों का इंटू में करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 637। तो यहाँ पर 637 डेज के लिए उसने स्टे किया है, यानी कि हमारी जो ये कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। ओके, अगर ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होती तो हम यहाँ पर येस लिखते, अदरवाइज़ यहाँ पर आएगा नो। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक में ही येस है, बाकी ये दोनों कंडीशन में नो है। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो भी हमारी फुलफिल नहीं हुई। तो यहाँ पर अगर जो HK देसाई है वो इंडिया में अप्रैल में एंड जून के दौरान स्टे करता है, तो उसकी जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो क्या होगी, तो वो होगी नॉन रेसिडेंशियल। ओके, तो नॉन रेसिडेंशियल कैसे हुआ, तो यहाँ पर ये फुलफिल नहीं हुई, और में यहाँ पर दोनों है, यानी कि ये दोनों हमारी फुलफिल होनी चाहिए, बट एक ही में येस आ रहा है, एक में नो आ रहा है, इसीलिए ये भी कैंसिल हो जाएगी एंड ये तो नो ही है, इसीलिए इसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा वो होगा नॉन रेसिडेंशियल। ओके, तो ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सेकंड कंडीशन में हमें क्या बताया, तो सेकंड कंडीशन में हमें बताया है कि स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई। ओके, तो ये जो HK देसाई है वो इंडिया में मई, जून एंड जुलाई के लिए स्टे करता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर इसके डेज हम फाइंड आउट करेंगे, तो कितने डेज तक उसने यहाँ पर स्टे किया है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे मई, देन जून एंड देन जुलाई। ओके, तो मई में कितने डेज होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 31,
30 एंड यहाँ पर लिखेंगे 31। तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा टोटल 92 डेज। तो एवरी ईयर HK देसाई ने इंडिया में 92 डेज के लिए स्टे किया है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, तो वेदर ही है स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। ओके, तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन तक स्टे किया, तो 92 डेज, जो 182 से कम है, इसीलिए हम यहाँ पर नो लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई। देन यहाँ पर हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर है वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। ओके, तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर डेज तक यहाँ पर स्टे होना चाहिए। तो कितने हैं, तो 92 डेज। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 92 डेज जो 60 डेज से ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे येस, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। देन इसके एंड में हमें बताया है कि ही हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग 4 PPY। ओके, यानी कि 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, तो यहाँ पर ये जो 92 डेज है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो 92 डेज इंटू में 4 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 368 डेज। ओके, तो यहाँ पर ये जो 365 है उससे ये ज़्यादा है, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। तो इन दोनों में यस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है। अब हमें यहाँ पर जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट तो है, बट ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 PPY। ओके, तो 7 PPY में उसने 730 डेज और उससे ज़्यादा स्टे किया होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 92 डेज इंटू में करेंगे 7। तो यहाँ पर इन दोनों का हम इंटू में करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 644 डेज। तो ये जो दिन है वो 730 डेज से कम है, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। तो यहाँ पर हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली। इसका मतलब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में अगर वो रुकता है तो उसका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, तो वो स्टेटस होगा रेसिडेंशियल एंड बट नॉट ऑर्डिनरी। ओके, तो ये रेसिडेंशियल तो हुआ बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल हुआ। ओके, तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो भी हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर हमारी जो थर्ड कंडीशन है उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या बताया हमें, तो थर्ड में बताया है कि स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग 1 मई टू 15 अगस्त एवरी ईयर। ओके, तो यहाँ पर कितने मंथ हुए, तो यहाँ पर हुए मई, देन जून, जुलाई एंड अगस्त। ओके, तो मई में 1 मई से, तो मई का जो मंथ होगा वो पूरा होगा तो उसके डेज हो गए 31। देन जून के होंगे 30, देन जुलाई के होंगे 31 एंड अगस्त में कितनी डेट तक यहाँ पर स्टे है, तो 15 अगस्त। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। देन अब हम सबका प्लस करेंगे तो यहाँ पर टोटल डेज हमें मिलेंगे 107 डेज। तो यहाँ पर उसने 107 डेज तक इंडिया में स्टे किया। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, तो वो थी वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, यानी कि ये जो इंडिविजुअल है वो 182 डेज से ज़्यादा यहाँ पर स्टे किया होना चाहिए, बट यहाँ पर 107 डेज तक ही स्टे किया है, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नो। देन सेकेंड कंडीशन की हम बात करते हैं तो वो क्या है, तो वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो 60 डेज और उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर है 107 डेज, यानी कि ये जो डेज है वो 60 डेज से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है।
देन इसके एंड में हमें यहाँ पर बताया है कि ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग 4 PPY। ओके, तो 4 PPY के दौरान 365 डेज तक उसने स्टे किया होना चाहिए। तो यहाँ पर है हमारा 107 डेज, उसको हम इंटू में करेंगे 4 से। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है 428 डेज। ओके, तो यहाँ पर 365 डेज से ज़्यादा यहाँ पर स्टे किया होना चाहिए एंड यहाँ पर है 428, यानी कि ये इससे ज़्यादा है। तो ये जो हमारी कंडीशन है वो भी फुलफ़िल हो रही है, यानी कि इन दोनों में येस आया, यानी कि ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया। देन अब हम दूसरा जो हमारे कंडीशन है वो यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, तो वो है ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 PPY। ओके, तो 7 PPY में 730 डेज से ज़्यादा यहाँ पर स्टे किया होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं 107 डेज, इंटू में करेंगे 7। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है 749 डेज। ओके, तो ये 730 डेज तक स्टे किया होना चाहिए, बट यहाँ पर 749 डेज तक यहाँ पर स्टे किया है, यानी कि ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो भी यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो रही, यानी कि ये जो इंडिविजुअल है उसका स्टेटस क्या हुआ, तो उसका स्टेटस हुआ तो रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल। ओके, तो ये जो हमारा इंडिविजुअल है वो अगर थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया में स्टे करता है तो उसका स्टेटस क्या होगा, तो रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, तो ये जो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस जो हमें फाइंड आउट करना था तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो हमने यहाँ पर कम्प्लीटली फाइंड आउट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हमारा जो टैक्स का कैलकुलेशन है जो हमें बुक में आगे बताया है वो। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या बताया है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताया है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एज फॉलो फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। तो यहाँ पर फर्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन अहमदाबाद एंड दैट इनकम रिसीव्ड इन कैनेडा ₹4 लाख। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह का टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें पर्टिकुलर लिखेंगे। जो हमने फर्स्ट रीड की है वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके लिख ली है। तो यहाँ पर ये जो इनकम है वो क्या है, तो वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके वो प्रॉफिट हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो अहमदाबाद में हुआ है। एंड वो जो इनकम हुई है वो कहाँ पे रिसीव हुई है, तो वो कनाडा में रिसीव हुई है। कितनी, 4 लाख रुपीज़। तो ये तीनों में यानी कि रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड लास्ट में होगा नॉन रेसिडेंट। ओके, तो ये जो इनकम है अगर वो इंडियन इनकम हुई यानी कि इंडिया में ही अराइज होती है, इंडिया में ही रिसीव होती है, तो हमारी इंडियन इनकम हुई, यानी कि ये तीनों में टैक्सेबल रहेगी। एंड अगर ये फॉरेन इनकम है तो फर्स्ट हमारे जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है उसमें ही टैक्सेबल रहेगी। एंड लास्ट यहाँ पर जो हमारी इनकम है वो फॉरेन में ही अराइज हुई है एंड फॉरेन में ही रिसीव हुई है, बट उसका जो बिजनेस है वो फ्रॉम इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो इन दोनों में वो जो इनकम है वो टैक्सेबल रहेगी। तो ये जो कंप्लीट फॉर्मेट है वो हमने अगले वीडियो में डिस्कशन किया था, तो मेक श्योर कि वो वीडियो देखना ना भूले ताकि आपको ये जो कंप्लीट फॉर्मेट है वो समझ में आ सके। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी थी वो अहमदाबाद में थी एंड ये जो इनकम थी वो रिसीव हुई है कनाडा में। तो ये जो इनकम है वो कहाँ पे अराइज हुई है, तो अहमदाबाद में, यानी कि ये इंडियन इनकम हुई। कितना है, 4 लाख। तो ये इंडियन इनकम है इसीलिए ये यहाँ पर तीनों में टैक्सेबल रहेगी। तो यहाँ पर मैं तीनों में लिख देती हूँ 4 लाख। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देन इसी तरह से यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन करके रख लिए। तो वो क्या है, तो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम अहमदाबाद एंड इनकम रिसीव्ड इन कनाडा ₹5 लाख। ओके,
तो ये जो बिज़नेस है वो इंडिया से यानी कि अहमदाबाद से कंट्रोल हो रहा है, एंड इसकी जो इनकम है वो कनाडा में रिसीव हुई है। कितनी? तो 5 लाख। तो यहाँ पर ये हमारी जो इनकम हुई है वो फॉरेन इनकम हुई, क्योंकि ये जो इनकम है वो कनाडा में ही राइज हुई है एंड कनाडा में ही रिसीव हुई है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसमें ये टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख। एंड ये जो बिज़नेस है वो इंडिया से यानी कि अहमदाबाद से कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए ये रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा। तो इन दोनों में होगा 5 लाख एंड 5 लाख। देन यहाँ पर थर्ड कंडीशन जो है वो है रेंट इनकम ऑन एसेट रिसीव्ड इन कनाडा। ओके, तो रेंट की इनकम हमें यहाँ पर हुई है कनाडा में, एंड रिसीव भी कनाडा में हुई है, एंड इनकम ब्रॉट टू अहमदाबाद। एंड ये जो इनकम है वो अहमदाबाद लाई गई है। तो ये जो इनकम है वो कनाडा में ही अराइज हुई है एंड कनाडा में ही रिसीव हुई है, बट कनाडा में रिसीव करने के बाद ये जो इनकम है वो अहमदाबाद लाया गया है। इसीलिए ये हमारी कौन सी अमाउंट हुई? तो ये हमारी फॉरेन इनकम हुई। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये फर्स्ट में ही लिखेंगे 3 लाख रुपीज़। ओके, तो अगर आप ये फॉर्मेट से जैसे मैंने कहा कि इन दोनों में आएगी या फिर फॉरेन है तो सिर्फ इसमें आएगी, अगर आप इस अकॉर्डिंग की ड्रॉ करते हैं तो मेक श्योर कि ये जो ऑर्डर है वो आप खास करके ध्यान में रखें ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे। तो इन दोनों में नहीं आएगी यानी कि हम यहाँ पर डैश करेंगे, एंड अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 लाख, यहाँ पर सेकंड में आएगा 9 लाख, एंड लास्ट में यहाँ पर आएगा 4 लाख। तो यहाँ पर टैक्स की जो इसकी जो अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी कि कितने इनकम पर हमें यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करना रहेगा। तो अब हम इसका जो टैक्स है वो कैलकुलेशन करेंगे। बट यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, कई स्टूडेंट्स को यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो है 12 लाख, एंड यहाँ पर हमें जो बुक में आंसर दिया है वो है 18 लाख। ओके, तो ये जो 18 लाख हमें यहाँ पर दिया है वो जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से दिया है। तो हमारा यहाँ पर जो 12 लाख आंसर आया है वो बिल्कुल राइट है। ओके, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसका जो ये जो अमाउंट हमें मिली है इनकम, उस पर हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो टेबल होता है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही ड्रॉ करके रख लिया है। तो ये जो टेबल है वो हमने इसके पहले की वीडियो में कंप्लीट इसका फॉर्मेट जो है वो सीखा था कि वो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करना है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ये जो हमारा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसकी यहाँ पर टोटल इनकम देखेंगे तो वो इनकम है 12 लाख रुपीज़। तो 12 लाख के ऊपर हम यहाँ पर इसका जो टैक्स है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो 12 लाख में से 2,50,000 तक यहाँ पर नील है यानी कि ज़ीरो टैक्स है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डैश, यानी कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा। फिर रुपीज़ 2,50,000 टू 5 लाख तक 5% का टैक्स है। तो ये जो फॉर्मेट है वो हमें यहाँ पर बुक में नहीं बताया था कि हमें ओल्ड टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग ये टैक्स कैलकुलेशन करना है या फिर न्यू टैक्स रेजिमे जो होता है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हमें नहीं स्पेसिफिकली बताया है तो हमें ये जो ओल्ड टैक्स रेजिमे है उसके अकॉर्डिंग ही ये फाइंड आउट करना रहेगा। तो सेकंड यहाँ पर है 2,50,000 टू 5 लाख तक कितना है तो 5%। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हमें कितना है 5 लाख बताया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 2,50,000। 2,50,000 माइनस किया तो यहाँ पर हमें कितना मिला है तो 2,50,000 मिला है। उसके ऊपर हम 5% यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर कितना मिला है तो 12,500 मिला है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12,500। ओके, तो यहाँ पर हमारी इनकम कितनी है तो 12 लाख। तो यहाँ पर हमें 12 लाख तक जाना है। तो यहाँ पर 10 लाख और मोर है तो यहाँ तक हमें कैलकुलेशन करनी रहेगी। फिर है 5 लाख टू 10 लाख तक यहाँ पर है 20%। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 5 लाख,
तो यहाँ पर आएगा 5 लाख एंड उसका हम 20% करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 लाख। ओके, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा 1 लाख रुपीज़। देन यहाँ पर है मोर देन 10 लाख, तो यहाँ पर 12 लाख की हमारी इनकम है एंड यहाँ पर है मोर देन 10 लाख। तो यहाँ पर हम 12 लाख लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 10 लाख क्योंकि यहाँ पर है 10 लाख। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2 लाख एंड 2 लाख के ऊपर हम 30% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा टैक्स आएगा 60,000। ओके, तो अब हम इन सब का यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,72,500। ओके, तो आई होप कि ये जो टैक्स का कैलकुलेशन किया है वो कैसे किया है, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। इसी तरह से ये जो सेकंड है रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसका हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो उसकी इनकम यहाँ पर कितनी है, तो 9 लाख रुपीज़ उसकी इनकम है। ओके, तो यहाँ पर 2,50,000 तक नील, 2,50,000 to 5 लाख 5% यानी कि 12,500। देन यहाँ पर कितना है, तो 9 लाख ही है। ओके, 9 लाख हमारी इनकम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 9 लाख जो है वो 10 लाख से कम है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 लाख, उसमें से हम माइनस करेंगे 5 लाख। तो कितना आंसर हमारा है, तो 4 लाख आया। उसका हम 20% का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 80,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000 यानी यहाँ पर 9 लाख है तो इसीलिए ये हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 92,500। ओके, तो ये जो सेकंड हमारी कंडीशन है उसका भी टैक्स हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया है। लास्ट हमारा जो बचा है नॉन रेसिडेंट, उसकी इनकम यहाँ पर है कितनी, तो 4 लाख रुपीज़। तो उसका हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर 2,50,000 तक तो ज़ीरो, देन यहाँ पर 4 लाख है इसीलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2,50,000 to 5 लाख है यानी कि 4 लाख जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 2,50,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, तो 1,50,000। उसके ऊपर हम 5% का टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो 5% तो कितना आया, तो 7,500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7,500 एंड ये दोनों जो है वो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7,500। तो ये जो टैक्स का कैलकुलेशन था वो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हमें इसमें प्लस करना होगा हेल्थ एंड एजुकेशन से जो होता है 4%, वो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना है, तो 1,72,500, उसमें हम प्लस करेंगे 4%, यानी कि ये हमारा डायरेक्टली हमें जवाब मिल गया है बट हमें यहाँ पर अमाउंट भी लिखनी है। तो 172,500 उसके 4% हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 6,900 एंड इन दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा 1,79,400। इसी तरह से इसका 4% हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3,700। इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर होगा 96,200 एंड यहाँ पर इसका हम 4% फाइंड आउट करेंगे तो होगा 300 एंड इन दोनों का हम प्लस फाइंड आउट करेंगे तो होगा 7,800। ओके, तो ये जो हमें अमाउंट मिली है वो है टोटल टैक्स पेएबल। तो जितना भी टैक्स उसको पे करना था वो हमने उसके अमाउंट फाइंड आउट कर दी है। तो आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन है वो समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे हमें क्या बताया था। तो यहाँ पर बताया था कि एंड व्हाट काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग वाज टू बी डन बाय हिम सो दैट ही कुड हैव बीन रिड्यूस हिज टोटल टैक्सेबल इनकम। ओके, तो यहाँ पर ये जो एच के देसा है उसको अपनी जो टैक्सेबल इनकम है यानी कि ये जो टोटल टैक्स पेएबल है वो कम करनी है तो वो क्या करेगा, तो उसको क्या करना चाहिए वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर ये जो इंडिविजुअल है वो यहाँ पर थर्ड कंडीशन में 107 डेज तक उसने इंडिया में स्टे किया है तो इसकी जगह वो यहाँ पर 16 डेज पहले ही इंडिया छोड़ के चला जाता, यानी कि 16 डेज यानी कि यहाँ पर कितने हैं, तो 107 डेज तो है ही, उसमें से वो 16 डेज तक 16 डेज पहले ही यहाँ पर इंडिया छोड़कर चला जाए
तो वो 91 डेज तक इंडिया में स्टे करता होगा। ओके, तो 107 माइनस 16 करेंगे तो 91 आएगा। तो अगर वो 91 डेज तक इंडिया में स्टे करता है तो 91 डेज इंटू में हम यहाँ पर 4 करेंगे, तो 91 इंटू में 4 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर है 364। तो यहाँ पर 364 आ जाता। ओके, तो यहाँ पर 365 डेज और उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा है 364 डेज, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होती, तो यस की जगह नो आ जाता। ओके, तो ये जो हमारी स्टेटस होता वो रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है उसकी जगह वो नॉन रेसिडेंट हो जाता। तो यहाँ पर उसको जो 179,400 जो टैक्स पे करना पड़ता है उसकी जगह उसे सिर्फ 7,800 ही टैक्स जो है वो पे करना होता। ओके, तो उसके पास जो टोटल सेविंग होती वो कितनी होती, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड कंडीशन, तो 179,400 वो अभी ये टैक्स जो है वो पे कर रहा है। तो अगर ये 16 डेज पहले ही इंडिया छोड़ के चला जाता है तो यहाँ पर उसको ये जो स्टेटस है रेसिडेंशियल स्टेटस वो नॉन रेसिडेंट हो जाता। ओके, तो यहाँ पर उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता, तो 7,800। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,71,600। ओके, तो ये जो अमाउंट हमें ये मिली है वो टैक्स उसका सेव हो जाता अगर ये जो थर्ड कंडीशन में 16 डेज पहले ही इंडिया छोड़ के चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर इतना टैक्स सेव हो गया। फिर अब हम जो हमारी दूसरी कंडीशन है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो हमारा यहाँ पर आंसर आया था सेकंड कंडीशन में, वो हम यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर भी वो कितने दिन तक स्टे करता है, तो 92 डेज। ओके, तो अगर यहाँ पर ये येस की जगह नो आ जाता तो इसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो रेसिडेंशियल एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट से नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट शिफ्ट हो जाता। ओके, तो यहाँ पर वो 92 डेज स्टे कर रहा है, तो एक दिन पहले अगर वो इंडिया छोड़ के चला जाता है तो वो कितना डेज स्टे करेगा, तो 91 डेज। तो 91 इंटू में 4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 364 डेज, यानी कि 365 डेज होना चाहिए, उससे ये कम है। तो ये हमारी 364 आ जाता, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, तो हम यहाँ पर नो लिखते हैं। तो एक दिन पहले अगर वो इंडिया छोड़ के चला जाता तो उसका जो स्टेटस है वो नॉन रेसिडेंट हो जाता, तो यहाँ पर भी उसकी जो इनकम है वो सेव हो सकती है। तो अभी उसका जो स्टेटस है वो क्या है, तो रेसिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरी, यानी कि ये कितना टैक्स पे कर रहा होगा, तो सेकंड कंडीशन, तो वो अभी 96,200 का टैक्स जो है वो पे कर रहा होगा। तो अगर उसका जो ये रेसिडेंशियल स्टेटस है वो नॉन रेसिडेंट हो जाता तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता, तो 7,800। ओके, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 88,400। तो ये जो अमाउंट थी वो हमें मिली है। तो अगर ये जो उसका स्टेटस है वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो उसका इतना टोटल टैक्स जो है वो सेव होगा। तो इस तरीके से ये जो एच के देसाई है वो अपना टोटल टैक्स पेबल जो है वो सेव कर सकता था। ओके, तो अगर आपको ये जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको आसान मेथड से करके बताया है, एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी रहती है इसके बाद भी तो जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मैंने यहाँ पर ये जो आंसर है वो आपको शॉर्ट में ही लिख के बताया है। यहाँ पर जैसे बुक में हमें बताया है कि ये स्टेटमेंट में इसका आंसर लिखा है, तो एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से लिखना रहेगा तो ही आपको इसके मार्क मिलेंगे, अदरवाइज आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि आप इस तरीके से ये स्टेटमेंट में आंसर लिखें। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।